कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्जियां तो उसका मतलब होता है बिना केमिकल वाली खेती। लेकिन जब कोई केमिस्ट कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसका मतलब क्या होता है? आज हमारे पास जो साइंस की किताब का चैप्टर है उसकी मदद से हम इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हमारा मिशन है कार्बन के सीक्रेट्स को मतलब एक एक करके खोलना। हम एक बहुत पुरानी लगभग जादुई सी लगने वाली धारणा से शुरू करेंगे और आज हमारे चारों तरफ फैले प्लास्टिक की कहानी तक पहुंचेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया से जिसे वाइटल फोर्स यानी जैव जीवन शक्ति कहा जाता था। बिल्कुल, ये 19वीं सदी की शुरुआत की बात है। तब वैज्ञानिकों का मानना था कि जो चीज़ें जीवित प्राणियों से मिलती हैं, जैसे चीनी, अल्कोहल या यूरिया, उन्हें कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कहते हैं। और ये चीज़ें सिर्फ जिंदा शरीर के अंदर ही बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई रहस्यमयी जीवन शक्ति होती है। वो मानते थे कि लैब में इन्हें बनाना नामुमकिन है। ये एक तरह से केमिस्ट्री और जादू के बीच की लाइन थी। मतलब ये कि इंसान लैब में पत्थर तो बना सकता है लेकिन चीनी नहीं बना सकता। ये तो बड़ी अजीब सोच थी। फिर ये बदली कैसे? ये बदली 1828 में एक जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वॉयलर के एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट से। एक्सीडेंटल? हाँ, वो लैब में कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अमोनियम साइनेट नाम के एक अकार्बनिक मतलब नॉन लिविंग केमिकल को गर्म किया और वो देखकर हैरान रह गए कि उससे यूरिया के क्रिस्टल बन गए। वही यूरिया जो... हाँ, वही यूरिया जो इंसानों और जानवरों के मूत्र में पाया जाता है और तब तक एक पक्का कार्बनिक कंपाउंड माना जाता था। उस एक एक्सपेरिमेंट ने वाइटल फोर्स की पूरी थ्योरी को कह सकते हैं तोड़ कर रख दिया। वाह, मतलब एक एक्सीडेंट ने साइंस की पूरी दिशा ही बदल दी। तो वोहलर ने ये दरवाजा खोल दिया कि कार्बनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, ये लैब में भी बन सकते हैं। और यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। पीरियोडिक टेबल में 100 से ज्यादा तत्व हैं, लेकिन दुनिया के 96% से ज्यादा कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन के हैं। ऐसा क्यों है? बाकी तत्व क्या कर रहे हैं? कार्बन के पास ऐसी कौन सी नहीं, ऐसी क्या सुपर पावर है जो किसी और के पास नहीं है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सुपर पावर। कार्बन की इस सुपर पावर का एक फैंसी नाम है श्रृंखलन या अंग्रेजी में कैटेनेशन। श्रृंखलन? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन के एटम्स में आपस में जुड़कर बहुत लंबी और मजबूत चेन बनाने की कमाल की आदत होती है। वो सीधी चेन बना सकते हैं, ब्रांच्ड वाली चेन बना सकते हैं, यहाँ तक कि गोल्ड रिंग्स भी बना सकते हैं। और ये दोस्ती इतनी पक्की होती है कि लाखों एटम जुड़ सकते हैं और फिर भी स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। बाकी ज्यादातर तत्व ऐसा नहीं कर पाते, वो 2-4 जुड़ते ही मतलब थक जाते हैं। अच्छा, तो ये चेन बनाने की आदत ही इसका सीक्रेट है। और इन अनगिनत कंपाउंड्स में जो सबसे बेसिक होते हैं वो हैं हाइड्रोकार्बन। नाम से ही लग रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन। एग्जैक्टली, ये कार्बनिक केमिस्ट्री के सबसे सरल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इनमें भी 2 मेन वैरायटी हैं। एक होते हैं संतृप्त या सैचुरेटेड, जैसे एल्केन। संतृप्त मतलब जिसमें और कुछ जुड़ नहीं सकता? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब कार्बन ने अपनी दोस्ती के सारे हाथ हाइड्रोजन से भर लिए हैं, कोई गुंजाइश नहीं बची, सारे बॉन्ड सिंगल हैं। और दूसरे होते हैं असंतृप्त या अनसैचुरेटेड, जिनमें कार्बन एटम्स के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हाँ बिल्कुल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब वहां अभी और हाइड्रोजन जोड़ने की गुंजाइश बाकी है। ठीक है, ये तो ढांचा हो गया। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है, मतलब इनसे बनी हुई चीजें वो कैसे बनती हैं? यहाँ एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एल्केन एक पूरी लेगो की गाड़ी है। जब आप उसमें से एक छोटा सा पीस यानी एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं तो वहां एक खाली कनेक्टर या खाली जगह बन जाती है। अच्छा, उस खाली जगह वाली गाड़ी को ही हम एल्किल मूलक या एल्किल ग्रुप कहते हैं। अब वो जगह खाली है तो आप उसमें कुछ भी नया और मजेदार जोड़ सकते हैं। एक पहिया, एक लाइट, कुछ भी। हाँ, यही मूलक आगे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है। अच्छा, मतलब ये एल्किल ग्रुप एक खाली कैनवस की तरह है जिस पर हम कुछ भी पेंट कर सकते हैं। तो अब आता है वो हिस्सा जहां हम उस खाली जगह पर कुछ खास चीजें जोड़ते हैं, जिन्हें क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। कहते हैं कि ये अणु के पूरे कैरेक्टर को ही बदल देता है। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि आखिर ये क्रियात्मक समूह है क्या? हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल।
इसको अणु का सरनेम या पर्सनैलिटी टैग समझिए। ढांचा मतलब अल्कील मूलक तो वही रहता है, मान लीजिए उसका नाम मेथिल है, लेकिन ये छोटा सा समूह आकर उसकी पूरी पहचान बदल देता है। कैसे? अगर उस पर OH समूह जुड़ गया तो अणु शराबी मतलब अल्कोहल बन जाता है। अगर COOH समूह जुड़ गया तो वो खट्टा मिजाज मतलब अम्ल हो जाता है। यानी यही समूह तय करता है कि अणु दुनिया के साथ कैसे बर्ताव करेगा। रुको, क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब आप कह रही हैं कि एक विशाल अणु के एक छोटे से कोने में कुछ बदल देने से उसका पूरा का पूरा व्यवहार बदल जाता है? ये तो ऐसा हुआ जैसे हाथी की पूंछ पर एक रिबन बांधने से वो उड़ने लगे। ये काम कैसे करता है? बढ़िया सवाल है। ये काम इसलिए करता है क्योंकि सारी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। वो जो छोटा सा समूह है जैसे -OH, वो अपने साथ एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और सेप लेकर आता है। वो उस जगह के इलेक्ट्रॉनिक माहौल को पूरी तरह बदल देता है, जिससे वो अणु दूसरे अणुओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा उसका तरीका बदल जाता है। अच्छा। ये हाथी की पूंछ पर रिबन नहीं, बल्कि उसकी सूंड पर एक चुंबक लगाने जैसा है। अब वो लोहे की चीजों की तरफ अलग ही तरह से बर्ताव करेगा। समझ गया। तो चलिए इन्हीं पर्सनैलिटी टैग्स में से एक को पकड़ते हैं, अल्कोहल, खासकर एथेनॉल, जिसे हम आम भाषा में शराब या अल्कोहल कहते हैं। इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किण्वन यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है, वो भी शीरे से। हाँ, और ये प्रोसेस हजारों साल पुराना है। शीरा, जो गन्ने से चीनी निकालने के बाद बचा हुआ गाढ़ा मीठा सिरप होता है, उसे पहले पानी से पतला करते हैं। फिर इसमें यीस्ट मिलाया जाता है। यीस्ट एक जिंदा फंगस है और वो अपने साथ 2 सुपर वर्कर लेकर आता है, इन्वर्टेज और जाइमेज नाम के एंजाइम। एंजाइम मतलब बायोकैटलिस्ट। बिल्कुल। तो पहले इन्वर्टेज एंजाइम शीरे की मुश्किल चीनी यानी सुक्रोज को तोड़कर आसान चीनी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। जैसे बड़े लकड़ी के लट्ठे को छोटी लकड़ियों में तोड़ा। हाँ, फिर दूसरा वर्कर जाइमेस इन छोटी लकड़ियों को जलाकर एनर्जी लेता है और धुएं के तौर पर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। इस पूरी प्रक्रिया को 25-30 डिग्री सेल्सियस पर 2-3 दिन तक चलने दिया जाता है। और यही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसकी वजह से ब्रेड फूलती है या बियर में झाग बनता है ना? कमाल है। एक ही प्रोसेस से शराब भी बन रही है और नान भी फूल रहा है। बिल्कुल, केमिस्ट्री हर जगह है। एथेनॉल के कुछ दिलचस्प गुण भी हैं, जैसे अगर आप इसमें सोडियम धातु का टुकड़ा डालें तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं और इसका ऑक्सीकरण होकर यह एथेनोइक अम्ल यानी सिरका बन जाता है। इन्हीं गुणों की वजह से इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये ज्वलनशील है, इसलिए इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और ये एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, इसलिए टिंचर, आयोडीन से लेकर खांसी के सिरप तक में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। एथेनॉल का एक जुड़वा भाई है मेथनॉल। देखने सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन वो बहुत जहरीला है। हाँ, बहुत ज्यादा। उसकी थोड़ी सी मात्रा भी अंधापन ला सकती है या जान ले सकती है। इसीलिए जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है, उसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उसे मेथाइलेटेड स्पिरिट बना दिया जाता है। अच्छा, वो नीले रंग वाला? सही कहा। इसमें जानबूझकर मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ और एक नीला रंग मिला दिया जाता है ताकि उसे कोई गलती से भी पीने की कोशिश ना करे। ये एक जरूरी सेफ्टी मेजर है। तो हमने देखा कि एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर, यानी उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पर एथेनोइक अम्ल बन जाता है। हाँ, ये वही अम्ल है जिसे हम सिरके के नाम से जानते हैं। ये अपने आप में एक पूरी नई दुनिया है। बिल्कुल। एथेनोइक अम्ल, जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसका 3 से 4% घोल ही सिरका यानी विनेगर कहलाता है। इसे बनाने की एक क्विक विनेगर मेथड होती है, जिसमें लकड़ी की छीलन पर मौजूद बैक्टीरिया एथेनॉल को हवा की मौजूदगी में एसिटिक एसिड में बदल देते हैं। लेकिन इसका सबसे आकर्षक गुण है एस्टेरीकरण। हाँ, एस्टेरिफिकेशन। और यहीं पर मुझे लगता है रसायन विज्ञान का असली जादू सामने आता है। सोचिए, एक तरफ सिरके जैसी तीखी चीज, दूसरी तरफ अल्कोहल, और जब ये दोनों एक कैटलिस्ट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में मिलते हैं तो क्या बनता है? फलों की मीठी खुशबू। ये कैसे हो सकता है? ये कमाल का है ना? इस रिएक्शन में एक नई तरह का कंपाउंड बनता है जिसे एस्टर कहते हैं, और इन एस्टर्स की खासियत ही उनकी मीठी फलों जैसी गंध होती है। अच्छा। प्रकृति में जो आप सेब, केले या संतरे की खास महक महसूस करते हैं, उसके पीछे का राज यही एस्टर केमिस्ट्री है। कुदरत इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके अपनी परफ्यूम फैक्ट्री चलाती है।
इसीलिए हम लैब में बने एस्टर्स का इस्तेमाल आइसक्रीम, कैंडी और परफ्यूम में फ्लेवर और खुशबू डालने के लिए करते हैं। बिल्कुल। अभी तक हम कार्बन के छोटे मोटे कारनामों को देख रहे थे, लेकिन अब कहानी के असली बाहुबली की एंट्री होती है, जब कार्बन अपनी चेन बनाने की सुपर पावर का इस्तेमाल करके विशालकाय अणु बनाता है, जिन्हें हम बहुलक या पॉलीमर्स कहते हैं। हाँ, पॉली का मतलब है बहुत सारे और मर का मतलब है इकाइयाँ। तो पॉलीमर मतलब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनी एक विशाल चेन। उन छोटी इकाइयों को एकलक या मोनोमर कहते हैं। जैसे मोतियों की माला। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। हर एक मोती एक मोनोमर है और पूरी माला एक पॉलीमर। प्रकृति भी पॉलीमर बनाती है। रेशम, ऊन, हमारा डीएनए, ये सब प्राकृतिक पॉलीमर हैं। लेकिन पिछली 1 सदी में इंसानों ने लैब में पॉलीमर बनाना सीख लिया है और उन्होंने हमारी दुनिया बदल दी है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है पॉलीथीन। हम हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मोनोमर है एथीन। जब इथीन के हजारों लाखों मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा तापमान और दबाव पर जोड़ा जाता है तो पॉलीथीन बनती है। और मजे की बात यह है कि सारी पॉलीथीन एक जैसी नहीं होती। बनाने के तरीके में थोड़ा सा फेरबदल करके इसके गुण बदले जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, इन दोनों में फर्क समझना है तो पके हुए और कच्चे नूडल्स के बारे में सोचिए। ठीक है। एक होती है कम घनत्व वाली पॉलीथीन, LDPE। ये पके हुए नूडल्स की तरह है, सारी चेन उलझी हुई, लचीली, इसीलिए उससे दूध की थैलियां और पैकिंग फिल्म बनती है। दूसरी होती है उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, HDPE। ये कच्ची नूडल्स का पैकेट। बिल्कुल, सारी चेन सीधी सीधी एक दूसरे के साथ कसकर जमी हुई। इसीलिए वो इतनी मजबूत और कठोर होती है कि उससे बाल्टी, पाइप और डस्टबिन बनते हैं। ये तो कमाल का एनालॉजी है। और भी तो कई तरह के पॉलीमर हैं, जैसे टेफ्लॉन। हाँ, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन या टेफ्लॉन, ये बहुत ही जिद्दी और कह सकते हैं नॉन रिएक्टिव पॉलीमर है। इस पर ना गर्मी का असर होता है ना एसिड का। ये इतना चिकना होता है कि इस पर कुछ चिपकता नहीं। इसीलिए इसे नॉनस्टिक बर्तनों पर कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फिर आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC। ये बहुत वर्सेटाइल है। इससे पानी के पाइप भी बनते हैं और मुलायम रेनकोट भी। ये बिजली का कुचालक है, इसलिए तारों के ऊपर इसकी कवरिंग होती है। अरे वाह! तो मेरे किचन में जो नॉनस्टिक पैन है, उसकी वो जादुई परत जिस पर कुछ नहीं चिपकता, हाँ वो असल में एक तरह का प्लास्टिक ही है। हाँ, मैंने कभी इसे इस तरह सोचा भी नहीं था। ये तो कमाल है कि एक साधारण अणु की चेन बनाकर हम ऐसी काम की चीजें बना सकते हैं। लेकिन इन सब उपयोगी चीजों की एक बहुत बड़ी कीमत भी है। बिल्कुल, और वो कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा है। इन सिंथेटिक पॉलीमर्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मतलब प्रकृति इन्हें पचा नहीं सकती। हाँ, यानी प्रकृति के बैक्टीरिया और फंगस इन्हें तोड़कर वापस मिट्टी में नहीं मिला सकते। जो रेशम या कपास हजारों साल से इस्तेमाल हो रहा है, वो प्राकृतिक रूप से सड़ गल जाता है। लेकिन पॉलीथीन की थैली सैकड़ों साल तक वैसी की वैसी पड़ी रहती है। और इसके नतीजे हम हर जगह देखते हैं। जाम हुई नालियां, समंदर में तैरता प्लास्टिक, जानवरों के पेट में मिलती थैलियां। ये एक भयानक समस्या है। और अगर इसे जलाने की कोशिश करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। ये आधुनिक जीवन का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिन पदार्थों ने हमारी जिंदगी को इतना आसान और सुविधाजनक बनाया है, वही हमारे ग्रह के लिए एक गंभीर खतरा बन गए हैं। रिसाइकलिंग एक उपाय है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। नहीं, समस्या बहुत बड़ी है। तो इसका क्या मतलब है? आज हमने एक पुरानी वैज्ञानिक धारणा जैव जीवन शक्ति के रहस्य से पर्दा उठाया और देखा कि कैसे वोहेलर के एक एक्सीडेंटल प्रयोग ने सब कुछ बदल दिया। फिर हमने कार्बन की चेन बनाने की सुपर पावर को समझा और उस समझ से हम अल्कोहल, सिरका, फलों की खुशबू और प्लास्टिक जैसे रोजमर्रा के पदार्थों के पीछे की केमिस्ट्री तक पहुंचे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कार्बनिक रसायन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह कार्बन परमाणु के कुछ बहुत ही लॉजिकल नियमों पर आधारित एक सिस्टम है। यह समझना कि कैसे एक ही तत्व अलग-अलग पर्सनालिटी टैग्स लगाकर अनगिनत तरह के पदार्थ बना सकता है, हमें अपने चारों ओर की दुनिया को, दवाओं से लेकर कपड़ों और भोजन तक, हाँ, इन सब को एक गहरे स्तर पर समझने में मदद करता है। अंत में एक विचार, हमने प्राकृतिक पॉलीमर जैसे रेशम और सिंथेटिक पॉलीमर जैसे पॉलीथीन की बात की। दोनों ही मूल रूप से अणुओं की लंबी चेन है। तो ये देखते हुए
किसी पदार्थ को अप्राकृतिक या अननेचुरल बनाता क्या है? अगर हम लैब में ऐसे पॉलीमर बना सकते हैं जो प्राकृतिक पदार्थों की तरह ही जैविक रूप से विघटित हो सकें, मतलब बायोडिग्रेडेबल हों, तो क्या प्राकृतिक और सिंथेटिक के बीच की ये रेखा धुंधली नहीं हो जाती? और प्लास्टिक प्रदूषण की इस वैश्विक समस्या को हल करने के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं?